नमस्कार, शाम 4 बजे आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि 9 तारीख को बटन दबाकर उनको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है, जिन्होंने हिमाचल को लूटा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत के अपने नारे पर कांग्रेस की आलोचनाओं को जवाब देते हुए कहा कि पंडित नेहरू जनसंघ को मिटा देने की बातें करते थे। पंडित नेहरू कहा करते थे कि हम जनसंघ को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे। पीएम ने कहा कि आज हमने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया और सड़ी हुई सोच से देश को मुक्त कर रहे हैं। हम तो अभी पालने में थे, बच्चे भी नहीं बने थे पूरे। उस समय जनसंघ को खत्म करने का बीड़ा पंडित नेहरू ने उठाया। इतिहास गवाह है, दिए की रोशनी में चल दिए थे और कीचड़ में जाकर के भी कमल खिला करके लौटे हैं। डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी के चीन के राजदूत से मिलने पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। भारत की संसद में 12-15 साल से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जिसके परिवार के लोग पिता प्रधानमंत्री रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, नाना प्रधानमंत्री रहे हो, वो देश पे भरोसा न करे, सरकार पे भरोसा न करे, सेना पे भरोसा न करे और चीन के राजदूत से मिलकर के पूछे कि डोकलाम में क्या चल रहा है। ये देश का अपमान है कि नहीं है? जरा छोटा सा बच्चा शहीद वीर पिता के पास खड़ा रह करके शपथ लेता है कि मैं भी सेना में जाऊंगा और दुश्मनों को मार के रहूंगा। नौजवान विधवा पति का शरीर सामने है, बेटे को हाथ पकड़ करके कहती है तुम सैल्यूट करो, हमने भी तो मातृभूमि के लिए आगे जाना है। ऐसा मेरा हिमाचल, ऐसे मेरे वीरों की भूमि, कश्मीर के लिए अनगिनत मेरे देश के जवानों ने बलिदान दिए हैं। पीएम मोदी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि डोकलाम विवाद के दौरान केंद्र के 3 मंत्री चीन में थे। Regarding the Chinese ambassador calling on Congress Vice President Shri Rahul Gandhi, Prime Minister's remarks are in poor taste. I would like to ask Narendra Modi ji, during that period 3 of his cabinet ministers were in Beijing. That's where they were being hosted. And they were feasting there, enjoying the hospitality when we had the standoff in Doklam. If he was so much concerned about that, why he did not cancel the visit of his 3 cabinet ministers? और अब बात मिशन गुजरात की। नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर जाने के पीएम के कार्यक्रम को धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का गुजरात के लोगों में, खासकर पाटीदार समुदाय में खासा महत्व है। कहा यह जाता है कि अक्षरधाम मंदिर के अधिकतर श्रद्धालु पाटीदार और पटेल समुदाय से आते हैं, जिसका सीधा असर अगर देखा जाए तो गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे के करीब अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे। अक्षरधाम मंदिर में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में अक्षरधाम सनातनम लेजर शो के जरिए मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बताया जाएगा।
कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। इस समारोह में 25,000 साधु संत और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। वहाँ कार्यक्रम में जब मोदी जी आएंगे तब उनका मयूर द्वार पर स्वागत होगा। उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं। वहाँ बहुत सारे संत लोग एवं स्वयंसेवक गण मौजूद हैं। अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामी नारायण जी की स्मृति में बनाया गया है। 11 साल की उम्र में देश भ्रमण पर निकले भगवान स्वामी नारायण 18 साल की उम्र में गुजरात पहुंचे। गुजरात में बड़ी संख्या में लोग स्वामी नारायण जी के शिष्य बने और उन्होंने 1992 में मंदिर की स्थापना की। गांधीनगर के सीएम आवास के सामने बना अक्षरधाम 23 एकड़ में फैला है। अक्षरधाम मंदिर की देखभाल बोचस निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था करती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले गुजरात के शहरों से जी बिजनेस आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। मिशन गुजरात में हमारा अगला पड़ाव है सूरत। हीरा कारोबार के गढ़ सूरत से हम आपको दिखाएंगे कि क्या है वहां के लोगों की उम्मीदें, कारोबारी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सूरत के लोगों की समस्याएं हैं, ये सब आपको बताएंगे। सूरत में 2012 के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पाटीदार आरक्षण आंदोलन का असर बीजेपी की परफॉर्मेंस पर भी दिख सकता है। अशोक साहब, किस तरह की हवा नजर आ रही है आपको? कैसी अंडरटोन है यहाँ पर इस समय? फिलहाल जो टोन की बात करें तो मैं मानता हूं कि पिछले जब भी बीजेपी की सरकार आई है, पहले वाजपेयी जी की सरकार में उद्योग की बात करूंगा, नॉट पॉलिटिक्स। पहली बार वाजपेयी की सरकार इस देश में बनी। सूरत की बात करें तो पहली मार हमें सैनवेट की लगी। 58 दिन का हमारा आंदोलन रहा और 58 दिन के आंदोलन में कोई भी नतीजा नहीं निकला। यहाँ का टेक्सटाइल मंत्री काशीराम भाई राणा थे, उसके घर पे हम गए, 15 दिन वहां दिल्ली में रुके, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आप काफी पीछे चले गए। और मेरी बात सुनो, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ। जी जी, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि नहीं बॉस प्लीज भाई बात सुनो, आराम से बात करने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, उद्योग पर पहले पेट पे लात पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति खेली है, सिर्फ विकास विकास और विकास। और हमारा भी आगे भी एक ही सूत्र पे, एक ही एजेंडा पे हमारी भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी, वो है सिर्फ विकास। आपके बताइए प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? आपको क्या लग रहा है? प्रमुख मुद्दे, इश्यूज, मुद्दे क्या रहेंगे? हमने बोला ना कि भारतीय जनता विकास के इर्द गिर्द ही सब चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ही विकास के मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़ती आई है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य रहा है कि प्रजा का हित, लोकहित हमेशा। फैजल साहब, आप बताइए आपको किस तरह से लग रहा है इस समय जो माहौल है पूरा? एक तरफ बीजेपी, उनके लिए बड़ा टेस्ट रहने वाला है नीतियों का, दूसरी तरफ कांग्रेस को जिस तरह से तैयारियां हैं और ये जो कास्ट इक्वेशंस, खासकर यहाँ पे जो पाटीदार का एक स्ट्रांग प्रेजेंस है, उसको आप कुल मिलाकर कैसे देख रहे हैं? बताइए। अभी तक जितने भी गुजरात के चुनाव हुए, जब से 1955 से जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, पिछले 22 साल से लगातार भाजपा का शासन रहा है। इस बार पहली बार ऐसा है कि भाजपा कुछ सख्ते में है। बहुत से इश्यू है। खुद का परफॉर्मेंस की बात करनी है, 22 साल में उन्होंने क्या किया वो दिखा रही है, एक तरफ है। और दूसरी तरफ कास्ट इक्वेशन जो पहले इतना उजागर हो गए, मुखर हो गए, आया नहीं था गुजरात में कभी भी।